अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम सेकेंड ईयर रिप्रोडक्शन के चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पोरुलेशन बिल्कुल है, प्लांट्स में आपने पढ़ा था कि स्पोर्स फॉर्मेशन, एपोमिक्सिस भी डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन है, पार्थेनोजेनेसिस अगर हम कहें तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। जो गैमीटोजेनेसिस है ये कभी भी एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि गैमीटोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन, और फिर गैमीट जो है ना कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, बल्कि गैमीटोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जितने भी गैमीट्स होंगे दे विल फ्यूज टुगेदर। तो इनमें से जो गैमीटोजेनेसिस है इट्स नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, जो एनिमल्स जन्म देते हैं यानी नए जो न्यू यंग वंस हैं उनको डिलीवर्ड करते हैं, उनको हम विवीपैरस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, विवीपैरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, बट एग लेइंग एनिमल्स को ओवीपैरस कहते हैं। ठीक है, ओवो विवीपैरस भी कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे मैं आपको लेक्चर के दौरान बता भी चुका था कि ओवो विवीपैरस वो एनिमल्स होते हैं विच प्रोड्यूस एग्स बट दे डोंट ले एग्स। एक्चुअली द हैचिंग ऑफ द एग्स विल टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी एंड देन दे विल डिलीवर द यंग वन। तो ऐसा लगता है जैसे दे डिलीवर्ड द बेबीज, बट एक्चुअली दे हैच द एग्स विद इन देयर बॉडी, तो उनको ओवो विवीपैरस कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ एनाकोंडा वगैरह एग्जाम्पल्स है इसकी, और शार्क वगैरह ऐसा करती हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट। इन सब में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं एक्सेप्ट, तो यूरिथ्रा, स्पर्मेटिड्स, यूट्रस, स्क्रॉटम। तो बाकी यूरिथ्रा, स्पर्मेटिड्स, स्क्रॉटम ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, बट यूट्रस इज रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली इज रिलेटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नंबर 4 है, द फाइटोक्रोम्स आर ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स मेड अप ऑफ। जितने भी फाइटोक्रोम्स हैं जो ब्लू लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअल में फाइटोक्रोम क्या है केमिकली, दे आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स है फाइटोक्रोम P660 और P730 आपने पढ़ा होगा, तो वो केमिकली प्रोटीन्स हैं। द हार्मोन फ्लोरिजन इज प्रोड्यूस्ड इन, तो फ्लोरिजन प्रोटीन्स बेसिकली फ्लावरिंग हार्मोन होते हैं और दे प्रोड्यूस इन फ्लावर्स। ठीक है, बेसिकली दे इनिशिएट एंड प्रमोट द फ्लावरिंग प्रोसेस, फ्लोरिजन हार्मोन। Next we have MCQs number 6 in flowering plants one form of parthenogenesis। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट्स में पार्थेनोजेनेसिस जैसा एक मैकेनिज्म, तो पार्थेनोजेनेसिस एनिमल्स में होता है और इसी जैसा प्रोसेस प्लांट्स में एपोमिक्सिस कहलाया जाता है। ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। MCQs नंबर 7, MCQ 7 है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रहा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा है, अगर पोस्टीरियर और एंटीरियर होता तो पोस्टीरियर लोब कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन बेसिकली जो है ना हार्मोन है, इसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम इन द बॉडी ऑफ फीमेल, और फिर जो है ना वो यूट्रस की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अच्छा, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन जो है ना it is released by pituitary gland but it is produced within the hypothalamus। Number 8, syphilis is caused by, it's a sexually transmitted disease syphilis and it's a bacterial STD, और इसका जो बैक्टीरिया है वो है ट्रैपोनेमा पैलिडम, ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है, नंबर 9, MCQ नंबर 9, द डैश इज और आर बेसिस ऑफ सेक्सुअल, द डैश इज और आर बेसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो माइटोसिस कभी नहीं हो सकता, सेक्स हार्मोन्स नहीं है, बेसिकली मियोसिस इज द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हम कहेंगे जब तक मियोसिस नहीं होगा तब तक गैमीट्स नहीं होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज है कि ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज रैपिडली, तेजी से उनकी आबादी बढ़ती है, सेक्सुअल फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसलिए। एंड उसके बाद है कि ऑर्गेनिजम्स आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक, सिमिलर, एक जैसे होते हैं बिल्कुल, एंड ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली अलाइक, वेरी गुड। तो बस आप कह सकते हैं कि इसमें तीनों ही ऑप्शन जो है ना वो ठीक है। 11 है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिकली वेरिड इंडिविजुअल्स आर बोर्न, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीजेज, चांस ऑफ एवोल्यूशन इंक्रीजेज। यस, इसमें भी ऑल ऑफ दीज है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये 3 एडवांटेज हैं, एसेक्सुअल के ये वाले पहले 3 एडवांटेज है। ठीक है, तो MCQ नंबर 10 और फिर 11 पढ़ लिया हमने। MCQ 12 क्या है, नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज
तो प्लांट्स में जो नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एपोमिक्सिस, तीनों ही हैं। जो टिश्यू कल्चर और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन था वो भी एसेक्सुअल मेथड है, मगर उसको नेचुरल मेथड नहीं बोलेंगे, वो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाए जाते हैं। 13 आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर, तो अब जैसे मैंने बताया ना टिश्यू कल्चर और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, स्पोर्स फॉर्मेशन, टिश्यू कल्चर, तो ये सिर्फ टिश्यू कल्चर ही, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक है नहीं, अदरवाइज वो भी इसके साथ ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एमसीक्यूज आपकी बुक का ही स्टेटमेंट है और यहाँ लिखा है कि अ सिंगल मशरूम में प्रोड्यूस डैश स्पोर्स अ मिनट पर मिनट, यानी 1 मिनट में जो है वो इतने स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एट द पीक ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन। तो मैक्सिमम जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, तो सिंगल मशरूम में 5 लाख, दिस वन 5 लाख, यानी 5 लाख स्पोर्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ सिंगल मिनट इन मशरूम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका के पास 14 का ए। नंबर 15, पेरिनेटिंग ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, पेरिनेटिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं पहले तो कंफर्म कर लें। वो तमाम ऐसे पार्ट्स किसी भी प्लांट के जो टूट जाएं, अब गौर सुनिएगा, अगर वो टूट जाएं और अलग हो जाएं पेरेंट प्लांट से, उसके बाद वो ज़मीन में दब जाएं, ठीक है, और उसके बाद वो जो है वो वहाँ से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें, तो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं जो बेसिकली सेपरेट होने के बाद इंडिविजुअल लाइफ स्टार्ट करते हैं। पेरिनेटिंग ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेसिकली वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्यों, क्योंकि वो किसी भी पार्ट का अलग होकर उसमें से जो है ना वो ग्रोथ इनिशिएट हो जाएगी, उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंसिडर करेंगे। 16 है, इन एपोमिक्सिस एन एम्ब्रियो इज क्रिएटेड फ्रॉम अ डिप्लॉयड सेल इन द, तो एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है डिप्लॉयड सेल, और डिप्लॉयड सेल कहाँ मौजूद होता है, वो ओव्यूल के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 17, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इट डज नॉट रिक्वायर, एसेक्सुअल सेक्सुअल से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसको नहीं चाहिए 1 पेरेंट, एक ही पेरेंट चाहिए, 2 पेरेंट्स, यस, इट इन दैट इट डज नॉट रिक्वायर 2 पेरेंट्स, इसको 2 पेरेंट्स नहीं चाहिए होते एसेक्सुअल में, 1 पेरेंट इज सफिशिएंट। 2 पेरेंट जब भी होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। इसके अलावा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इंट्रोड्यूस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करता, वेरिएशन नहीं करता, ठीक है, और इसके अलावा सिमिलैरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बिल्कुल सेम क्रोमोसोमल नंबर इन ऑफस्प्रिंग, ऑल ऑफ द चॉइसेस आर करेक्ट, यस। तो वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं करता, सिमिलैरिटी होती है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, और सेम क्रोमोसोम नंबर होते हैं ऑफस्प्रिंग के पास। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ क्लोन्स, क्लोन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्लोन्स शो वेरिएशंस, कभी नहीं, क्लोन्स हमेशा एक जैसे होते हैं मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। क्लोन्स हैव डीएनए आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स हो सकते हैं और दे मे हैव, एंड उसके बाद क्लोन्स आर फॉर्म बाय मियोटिक डिवीजन, ऑल नहीं, क्लोन्स हैव डीएनए आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यस, क्लोन्स का जो बिल्कुल डीएनए होगा वो पेरेंट जैसे, क्योंकि एसेक्सुअल मेथड से डेवलप हुए हैं, बिल्कुल। तो उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 20, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डज नॉट इन्वॉल्व, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, रूट पार्ट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, तो रूट पार्ट्स, स्टेम और लीव्स के पार्ट्स इन्वॉल्व है, मगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में फ्लावर्स, फ्लावर्स बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स में कंसीडर नहीं होंगे। एमसीक्यूज 21, एट द कट एंड ऑफ शूट अ मास ऑफ डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा किसी भी प्लांट के अंदर जब उसके कुछ टिश्यूज़ या जब हम टिश्यू कल्चर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स, तो अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कैलस कहेंगे, ठीक है, जो फर्दर मॉडिफाइड होकर प्लांट की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 21 के बाद 22, टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल यूनिसेलर आइडेंटिकल प्लांट्स क्विकली, नॉट वेरिएबल और यूनिसेलर, ठीक है, मल्टी सेलर होते हैं प्लांट्स लेकिन आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज अप्लाइज टू टिश्यूज कल्चर, अच्छा, टिश्यू कल्चर के लिए कौन सा जो है ना वो डिसएडवांटेज अप्लाई होता है, क्लोन मे बी जेनेटिकली अनस्टेबल, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी होता है, क्लोन में भी इनफर्टाइल, यस ये भी हो सकता है कि बाज़ों का टिश्यू कल्चर में क्लोन इनफर्टाइल हो जाते हैं, क्लोन कैरियोटाइप में भी ऑल्टर्ड, यस, तो ऑल चॉइसेस आर करेक्ट। जो क्लोन्स होते हैं वो जेनेटिकली अनस्टेबल हो सकते हैं, इसके अलावा वो इनफर्टाइल भी हो सकते हैं, उनकी अगली जनरेशन नहीं बन सकती, इसके अलावा उनका कैरियोटाइप जो है ना वो अल्टर हो जाएगा, उनके क्रोमोसोम्स की जो साइज, शेप और स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है,
बहुत सारी इस तरह के इश्यूज है, क्योंकि टिश्यू कल्चर एक्चुअल में क्लोनिंग ही है। तो प्लांट्स में जिसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, एनिमल्स में वो क्लोनिंग है। ठीक है। एमसीक्यूज है 24। अ फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म, अब ये गौर से सुनिएगा, अ फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म मेल गैमीट है। फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट फर्टिलाइजेज अ नॉन मोटाइल एग, दिस सैनगेमी इज। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म है और नॉन मोटाइल जो है वो एग है। ठीक है। अब इसमें साइज का कोई जिक्र नहीं है, तो अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो फिजियोलॉजिकली चेंज है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि साइज का कोई डिफरेंस नहीं बताया गया। तो यहाँ हमारे पास इसको हम एन आइसोगैमी कंसिडर करेंगे। ठीक है। 25 अ टाइप ऑफ सैनगैमी इन विच बोथ फ्यूजिंग गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सेम इन साइज, जो सेम साइज और फ्लैजिलेटेड होंगे बेसिकली आइसोगैमी कहलाया जाता है। इन जिम्नोस्पर्म्स द मेन प्लांट इज डिप्लॉयड एंड, अच्छा अब जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट क्या बताया, डिप्लॉयड होता है और वो हेट्रोस्पोरस होता है। एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन और मेगास्पोर जो है ना वो किसे क्या कहेंगे, फीमेल ओवा को। तो जिम्नोस्पर्म बेसिकली सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स तो हेट्रोस्पोरस होते हैं। 27 इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमीटोफाइट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमीटोफाइट है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 आर्चिगोनिया, यानी उसमें 2 से लेके 5 फीमेल पार्ट आर्चिगोनिया मौजूद होंगे। ये भी आपकी बुक का ही एमसीक्यूज है अगर आप इस एमसीक्यूज को देखें। 28 इन जिम्नोस्पर्म्स मेल गैमीटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम, अच्छा जब भी जिम्नोस्पर्म में बात हो रही है तो मेल गैमीटोफाइट हमेशा जो डेवलप होगा वो माइक्रोस्पोर से डेवलप होगा। माइक्रोस्पोर मेल के लिए वर्ड यूज होता है। उसके बाद एमसीक्यूज है इन एंजियोस्पर्म्स द डैश गिव राइज टू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना वो सीड बन जाता है। कौन फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है, तो एक है माइक्रोस्पोरेंजियम, बिल्कुल नहीं, पॉलन ट्यूब नहीं, मेगास्पोरेंजियम। अच्छा एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बन जाता है वो ओव्यूल है, वो ओव्यूल है। तो यहाँ पे कोई वर्ड ओव्यूल का है ही नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि ओव्यूल का जिक्र होना चाहिए था यहाँ पे। एमसीक्यूज नंबर 30। ओके 30 एमसीक्यूज का, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स द एग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फीमेल स्ट्रक्चर, एग हमेशा फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर ही मौजूद रहेगा, प्रोड्यूस होगा, हम उसको ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल इंटेगुमेंटेड लेयर से बना हुआ स्ट्रक्चर ओव्यूल। ओव्यूल बेसिकली ओवा की, फीमेल ओवा की प्रोडक्शन करता है। 31 इफ समवन गिव्स यू अ प्लांट एंड टेल्स यू दैट इट इज एन एंजियोस्पर्म, ठीक है, अगर कोई आपको एक प्लांट दे और कहे कि ये एंजियोस्पर्म है, यू नो दैट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इट विल प्रोड्यूस, तो अपनी लाइफ साइकिल में ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर एंजियोस्पर्म है तो डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस फ्लावर्स, और अगर वो एंजियोस्पर्म ना होता तो वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता। तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स है वो फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग है, और ये यहाँ पे आंसर होगा फ्लावर्स। 32 द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द फीमेल पार्ट, यानी मेल एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकल के फीमेल पार्ट के, यानी फीमेल पार्ट में स्टिग्मा पे अटैच होना ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अगर एक ही फूल में और एक ही पौधे में हो रहा है तो सेल्फ, और अगर तो डिफरेंट फ्लावर्स में या प्लांट्स में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। 33 द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये इसकी क्या एग्जाम्पल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे आप एक पोटैटो ले लें और पोटैटो को जमीन में दबा दें, उसमें से बहुत सारे नए पोटैटो डेवलप हो जाएंगे, एसेक्सुअल मेथड। ठीक है। 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी फ्लावर का, तो बेसिकली वो है स्टेमिन। हमेशा याद रखना स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल जो है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। 35 इन सीड प्लांट्स स्पर्म ट्रेवल डाउन एंड डैश टू रीच द एग, टू रीच द एग, तो सीड प्लांट्स में स्पर्म जो है ना वो बेसिकली स्टिग्मा पर अटैच होने के बाद ओव्यूल और पॉलन ट्यूब, तो इन सीड प्लांट स्पर्म ट्रेवल डाउन अ पॉलन ट्यूब, यस अ पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब से होता हुआ वो ओव्यूल तक पहुंचेगा। द सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, जी हाँ ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स होते हैं। और एंथर वगैरह या जो आप स्टेमिन और कार्बिल की बात करते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है। द ओव्यूल कंटेन माइक्रोस्पोरेंजियम, बिल्कुल नहीं, मेल गैमीटोफाइट नहीं, एम्ब्रियो सैक, द ओव्यूल कंटेन एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है ना मौजूद होता है एम्ब्रियो। ठीक है, ये जो माइक्रो और माइक्रोस्पोरेंजियम और मेल गैमीटोफाइट है ये सब तो मेल पार्ट्स के लिहाज से हैं। ठीक है,
सो 37 के बाद वी हैव 38. ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ सीड एक्सेप्ट, ये सब सीड का पार्ट है एक्सेप्ट एम्ब्रियो, बिल्कुल ठीक है, एंडोस्पर्म, यस, सीड कोट, मगर गैमेटोफाइट जो है ना वो सीड का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली फ्लावर्स का पार्ट होगा. द डैश अल्टीमेटली मेच्योर इनटू फ्रूट. अब इनमें से जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो मेच्योर होकर फ्रूट बन जाता है. अब वो कौन है, वो बेसिकली हमें मालूम है ओवरी. ओवरी हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद मेच्योर हो जाएगा, तो आप इसको रिप्ड ओवरी, फ्रूट्स को रिप्ड ओवरी, या आप इसको पेरिकार्प भी कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके, ठीक है. एमसीक्यूज 39 के बाद 39 के बाद है 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड. इनमें से कौन सा थर्ड वर्ल्ड का पार्ट है. सबसे आउटर कैलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंड्रोशियम है, फिर गाइनोशियम है. अच्छा, एंड्रोशियम मेल पार्ट है और मेल पार्ट में स्टेमन होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड. तो यस, दैट विल बी स्टेमन, ठीक है. एमसीक्यूज 40 के बाद है 41. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन द डबल फर्टिलाइजेशन बिकम्स एन एंडोस्पर्म. अच्छा, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन द डबल फर्टिलाइजेशन बिकम्स अ एंडोस्पर्म. तो साइनर्जिड सेल्स नहीं होते, एंटीपोडल सेल्स का कोई काम नहीं है. जो ट्रिप्लॉइड 3n न्यूक्लियस होता है, अच्छा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका जो ट्रिप्लॉइड 3n न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली फाइनली एंडोस्पर्म बन जाएगा, ठीक है. देन सेकंड वन 42 एमसीक्यूज है. अ पॉलन ग्रेन इज अ इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, नहीं, स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी और मेच्योर मेल गैमेटोफाइट. तो अगर हम गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो एक पॉलन ग्रेन जो है वो बेसिकली हम कंसिडर करते हैं उसको गैमेटोफाइट, तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर. तो पॉलन ग्रेन बेसिकली इज अ स्पोर, ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर होगा, और पॉलन ग्रेन को आप माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, तो इस लिहाज से इसको हम स्पोर ही कंसिडर करेंगे. 43 है. फ्रॉम लाइफ साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंजियो, ये एंजियोस्पर्म है. फ्रॉम लाइफ साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट इज. तो अगर हम बात करें ना एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लाइफ साइकिल, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर ही उसके लाइफ साइकिल को, यानी जो उसका गैमेटोफाइट पार्ट है वही उसकी लाइफ साइकिल को आगे जो है ना वो प्रोलिफरेट करेगा. तो फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ एंजियोस्पर्म. द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन. अच्छा, फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में कहाँ होती है, ओव्यूल के अंदर होती है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है जहाँ ओवा मौजूद है. उसके अलावा एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं, ओव्यूल को एक ही बात है, लेकिन ओव्यूल मोस्ट सूटेबल ऑप्शन. 45. द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो जस्ट बिलो द कॉटिलिडन्स दैट टर्मिनेट इनटू रेडिकल. अच्छा, एम्ब्रियो का जो पार्ट है जो कॉटिलिडन के बिल्कुल नीचे, दैट टर्मिनेट इनटू रेडिकल, जो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो रेडिकल का जो ओरिजिन होगा वो बेसिकली हमारे पास क्या क्या हाइपोकोटाइल कहलाया जाता है. तो यहाँ पे हाइपो, और प्लोम्यूल का जो बेस होता है उसको एपिकोटाइल कहते थे, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो जस्ट अबव द कॉटिलिडन दैट डिटरमिन इनटू प्लोम्यूल. तो प्लोम्यूल का जो बेस है वो बेसिकली एपिकोटाइल कहलाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स. MCQs 47. इन डैश इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स डेवलप इनटू एक्रोपेटल. अच्छा, एक्रोपेटल सक्सेशन और एक बेसिपेटल सक्सेशन था, ठीक है. एक्रोपेटल मैंने बताया था कि हम उसको कहते हैं सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट, और बेसिपेटल को सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट. तो एक्रोपेटल जो है ना वो बेसिकली रेसिमोस फ्लावर्स में एक्रोपेटल सक्सेशन होती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं. इन विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर कवर्ड बाय लार्ज ब्रैकेट्स कॉल्ड स्पैथ. तो जो स्पैथ डेवलप होता है लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो है स्पैडिक्स, और ये बेसिकली बनाना में होता है इन्फ्लोरेसेंस, आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है. ये मैंने बताया था कि आपको ये याद रखने एग्जाम्पल के साथ, ठीक है. अ डैश इज टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस विद अ शॉर्ट एक्सिस एंड मल्टीपल फ्लोरल पेडिसल ऑफ इक्वल लेंथ दैट अपीयर टू अराइज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये कहा जा रहा है कि रेसिमोस में इन्फ्लोरेसेंस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका शॉर्ट एक्सिस भी होता है और मल्टीपल फ्लोरल पेडिसल्स होते हैं, मतलब पेडिसल जो फ्लावर के बेस होते हैं, और सारे पेडिसल्स इक्वल हैं. तो इक्वल पेडिसल किस में थे, वो थे अम्बिल में, और अनइक्वल पेडिसल थे कॉरियम में. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो अम्बिल के हवाले से पूछी जा रही है. MCQs 50. अ टाइप ऑफ यूनिपैरस साइम. यूनिपैरस साइमोस की यूनिपैरस और बायपैरस की एग्जाम्पल में डिस्कस हो रहा है. अ टाइप ऑफ यूनिपैरस साइम इन विच सक्सीडिंग ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम साइड, यानी यूनिपैरस में सारी की सारी जो न्यू ब्रांचेस है वो एक ही साइड पर होंगी,
तो वो स्कॉर्पियोइड होंगी या हेलिक्वाइड। तो बेसिकली एक ही तरफ अरेंज होने वाली सारी की सारी ब्रांचेस हेलिक्वाइड है। अगर वो जिग जैग थी तो स्कॉर्पियोइड था, ये आपको याद होना चाहिए जब मैंने ये इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक समझाया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स इन डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट 51, अ टाइप ऑफ यूनिपेरस साइम इन विच सक्सीडिंग ब्रांचेस आर प्रोड्यूस ऑन ऑल्टरनेट साइड इस टर्म। ऑल्टरनेट साइड मतलब एक लेफ्ट और एक राइट, तो आप उसको स्कॉर्पियोइड कहते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा तो आप इसके लिए जो है ना वो इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक दोबारा देखें, आपको ये वर्डिंग्स क्लियर हो जाएंगी। 52 MCQs है, इट इज टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस दैट इज फ्लैट टॉप्ड और कन्वेक्स बिकॉज द आउटर पेडिसल्स आर प्रोग्रेसिवली लॉन्गर एंड द इनर प्रोग्रेसिवली लॉन्गर देन द इनर वन। तो ये जो जिसमें हमसे डिस्कस हो रहा है कि इट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दैट इज फ्लैट टॉप और कन्वेक्स बिकॉज द आउटर पेडिसल आर प्रोग्रेसिवली लॉन्गर देन द इनर वन। तो ये आपके पास जो इन्फ्लोरेसेंस है कोरियम में तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप कहें स्पैडिक्स में, तो स्पैडिक्स में तो पैथ है, स्पाइक्स। तो ये वाली जो इन्फ्लोरेसेंस है बेसिकली सनफ्लावर्स के लिहाज से और उसको कहते हैं कैपिचुलम। ठीक है, जिसमें फ्लैट टॉप्ड होता है। फ्लैट टॉप मतलब फ्लैट पिडंकल भी हमने डिस्कस किया था इसको। नाउ 53, फॉर ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी, एक तो सूटेबल टेम्परेचर प्लस वाटर, जस्ट दोनों ही चाहिए। टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होगी तभी सीड डॉर्मेंसी ब्रेक होगी और सीड जर्मिनेट कर पाएगा। देन वी हैव 54, द प्रोसेस इन विच सीड डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के लिहाज से डिस्कशन हो रही है ना, तो सीड प्लांट्स में होते हैं, एपोमिक्सिस कहलाया जाएगा। लेकिन अगर यही प्रोसेस कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो प्लांट्स ये एनिमल्स में फिर उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। 55 MCQs है, द पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ एक्साइन, इंटाइन, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव। ये सभी पॉलन ग्रेन में मौजूद होते हैं और हम ये एक्साइन, इंटाइन और जनरेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास MCQs 56 है, हाइपोजियल जर्मिनेशन, वो जर्मिनेशन जिसमें कॉर्डिलेटन विल रिमेन अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल। हाइपोजियल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ। अच्छा, हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले रूट्स जो है वो डेवलप होती हैं। ठीक है, सॉरी, हाइपोजियल जर्मिनेशन में कॉर्डिलेटन रिमेन अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, तो सबसे पहले शूट्स डेवलप होती हैं। इसका मतलब है हाइपोजियल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपीकोटाइल। ठीक है, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपी। अगर एपीजियल जर्मिनेशन होती तो दैट इज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। तो ये आपको याद रखना होगा जब मैंने जर्मिनेशन का टॉपिक बताया था, सीड जर्मिनेशन, एपीजियल, हाइपोजियल, विविपेरस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं एपीजियल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। अब देखें वही सवाल जो अभी यहाँ डिस्कस कर रहा था 56 में, एपीजियल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, तो रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल कंसीडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 58, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सीड स्टार्ट्स जर्मिनेशन इनसाइड फ्रूट। अब ये कौन सी जर्मिनेशन है, वक्त से पहले सीड जर्मिनेशन शुरू कर देगा और अभी वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं हुआ, इसको विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। ये भी हमने जर्मिनेशन के टॉपिक में ही डिस्कस किया था। 59, द फर्स्ट ऑर्गन टू इमर्ज फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड इज। किसी भी जर्मिनेटिंग सीड से जो पहला ऑर्गन डेवलप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो बेसिकली उसका रेडिकल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द प्रोमोशन, क्योंकि रेडिकल रूट्स बनाएगा और उसको एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करेगा। 60, प्रोमोशन ऑफ द फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू द एम्बिबिएट सीड और यंग प्लांट्स। इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हम सीड्स को कोल्ड टेम्परेचर देते हैं और क्यों देते हैं ये सब मैं बता चुका था ऑलरेडी। ओके, फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, P660 और P730। P660 रेड लाइट और P730 फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, 660 नैनोमीटर, 730 नैनोमीटर। नाउ वी हैव MCQ 62, a form of asexual reproduction in which new individuals grows out as a small outgrowth and eventually, अच्छा small outgrowth appear होता है parent plants and eventually separate from the parent body, इसको budding कहते हैं। ये phenomena basically budding का process है। ठीक है, formation of embryo without fertilization। अब देखें प्लांट्स में फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलते थे एपोमिक्सिस को, मगर यहाँ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा, पार्थिनोकार्पी तो कोई रिप्रोडक्शन की टाइप है ही नहीं ना, पार्थिनोकार्पी तो सीडलेस फ्रूट को कहते हैं। ठीक है,
तो पार्थिनोजेनेसिस का फिनोमेना होता है एनिमल्स में, जैसे कि हनी बीज, अब एग्जाम्पल भी लिखना चाहे तो हनी बी, टर्माइट, आंट्स, इन सब में पार्थिनोजेनेसिस है। द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी of an organism by replacing the nucleus of an unfertilized ovum with the nucleus of a body cell from the organism is, आप इसको क्लोनिंग कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिप्लॉयड न्यूक्लियस लेकर वो अनफर्टिलाइज्ड ओवा में इम्प्लांट करते हैं और वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूक्लियस डोनर जैसा होगा, तो प्रोसेस क्लोनिंग कहलाया जाता है। MCQ 65 फ्रेटर्नल ट्विंस। अच्छा, फ्रेटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस में क्या फ़र्क था? आइडेंटिकल ट्विंस हमेशा हम शक्ल होते हैं, लुक अलाइक होते हैं, फ्रेटर्नल कभी लुक अलाइक नहीं होते। आइडेंटिकल हमेशा जो है ना वो सेम सेक्स होंगे, फ्रेटर्नल सेम सेक्स नहीं होते। तो फ्रेटर्नल ट्विंस कैन बी ओनली 2 बॉयज़, नो, ये तो आइडेंटिकल ट्विंस है। कैन बी ओनली 2 गर्ल्स, ये भी नो, ठीक है। तो फ्रेटर्नल ट्विंस जो हैं वो दोनों लड़कियां हो या दोनों लड़के हों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता मगर नहीं भी, लेकिन आइडेंटिकल में तो ये मस्ट है। अच्छा, कैन नॉट बी 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ऐसा कैसे हो सकता है? ना कोई एक लड़का एक लड़की में ना हो, ऐसा नहीं। कैन बी 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यस, कैन बी 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ये हो सकता है फ्रेटर्नल ट्विंस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 66 MCQ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड वेरिएशन, नहीं, वेरिएशन तो होती है सेक्सुअल। चांसेस ऑफ सर्वाइवल, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जेनेटिक मोनोटनी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को अवॉइड नहीं करता, चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाता है, लेकिन जेनेटिक मोनोटनी को अवॉइड करता है। जेनेटिक मोनोटनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। जेनेटिक मोनोटनी का मतलब है एक ही किस्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का बार बार रिपीट होना, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम जीन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे विदाउट एनी चेंज। तो ऐसा कभी ऐसा कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो सकता। ऐसा एसेक्सुअल, यानी अगर कोई पूछे ना कि जेनेटिक मोनोटनी को प्रमोट कौन करता है, एसेक्सुअल, जेनेटिक मोनोटनी को अवॉइड कौन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज हैप्लॉइड, इनमें से कौन सा सेल हैप्लॉइड है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नहीं, ये तो क्योंकि जो है वो स्पर्मेटोगोनियम से बने थे तो ये डिप्लॉयड है, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड है। सर्टोली सेल्स सेकेंडरी, एक्चुअल में ये भी सब डिप्लॉयड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैप्लॉइड टाइप सेल ना, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉइड कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 68 MCQs नंबर, spermatogenesis and oogenesis both involve meiosis only, mitosis only, या both? तो देखिए हमने क्या बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में इनिशियली तो माइटोसिस ही होता है, उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड या प्राइमरी oocyte बनता है फिर वो मियोसिस में जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इन्वॉल्व बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को बेसिस फ्रॉम बेस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आफ्टर मियोसिस द डैश डिफरेंशिएट इनटू द मेच्योर स्पर्म। अच्छा, मियोसिस के बाद जो है मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या है? स्पर्मेटिड्स। जी हाँ, स्पर्मेटिड्स मेच्योर होने के बाद फ्लैजिलेटेड होंगे और वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 69 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारे पास 69 के बाद है MCQ 70, द एनिमल्स विच ले एग्स ओवीपैरस एनिमल्स कहलाए जाते हैं, विच ले एग्स को हम ओवीपैरस कहेंगे, ठीक है। 71 इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मोर कॉमन। ज़मीन पर फर्टिलाइजेशन अगर होती है तो कभी भी इंटरनल, कभी भी एक्सटर्नल नहीं हो सकती, हमेशा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और यही खास बात है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही डेवलप हुआ तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 72, इन मेमेलियन मेल्स द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम शेयर द सेम। अच्छा, मेमेलियन मेल्स में रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम शेयर द सेम यूरिथ्रा। क्यों? क्योंकि यूरिथ्रा से ही यूरिन भी पास होता है और यूरिथ्रा से ही मेल गैमीट्स यानी स्पर्म्स भी पास होते हैं, तो बाकी कॉमन नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कॉमन है। एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीटरी ना भी लिखें तो यूरिनरी सिस्टम लिख दें, रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम में यूरिथ्रा कॉमन होता है, ठीक है, इसीलिए यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं यूरिथ्रा को। एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया आर, मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है?
एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो विजिबल नज़र आते हैं वो एक पीनस और स्क्रॉटम, तो ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया कंसिडर होंगे। 74 ह्यूमन टेस्टिस आर पैक्ड विद अबाउट डैश सेमिनिफेरस। अच्छा, ह्यूमन टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस? 500, ठीक है। ट्यूब्यूल्स विच प्रोड्यूस अबाउट 30 मिलियन, यस, विच कैन प्रोड्यूस अबाउट 30 मिलियन स्पर्म्स एवरी डे। तो 500 और 30 मिलियन स्पर्म्स एवरी डे, 500 नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन देयर 75 3 sets of glands secrete fluids which combine with the sperm to form, हम उसको कहेंगे सीमेन। तो कौन से 3 ग्लैंड्स हैं? एक आपके पास सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होता है और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक को बोलेंगे कॉपर्स ग्लैंड। तो ये हो गए कलेक्टिवली, इनकी सेक्रेशंस को सीमेन कहेंगे, ठीक है। अ ह्यूमन फीमेल हैज़ अराउंड 2 लाख, फीमेल की बॉडी में उसकी ओवरी के अंदर, हर ओवरी के अंदर अराउंड, इन ईच ओवरी अराउंड 2 लाख ओवोसाइट्स मौजूद होते हैं इन हर लाइफ, ह्यूमन फीमेल के लिहाज से। फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग्स मोस्ट ऑफन टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल ओवा यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, और मेल गैमीट्स फेलोपियन ट्यूब तक जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। 78 एमसीक्यूज में क्या पूछा गया? इन ह्यूमन फीमेल ओनली 1 ओवम इज यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट वन टाइम, इट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। किसी भी ओवा का प्रोड्यूस होने के बाद रिलीज होना और फेलोपियन ट्यूब में ओवा का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाया जाता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3rd फेज ओव्यूलेशन फेज में होता है। 79 द यूट्रस ओपन्स इनटू द डैश थ्रू सर्विक्स। अच्छा, अब यूट्रस जो है ना वो ओपन होता है इनटू द वेजाइना। यूट्रस का जो नेक है वो सर्विक्स है और यूट्रस जो है वो सर्विक्स के जरिए वेजाइना में ओपन होता है और बर्थ कैनाल जिसको कहते हैं। 80 द फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ द एग आर मॉडिफाइड। एक फॉलिकल सेल जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है, जो मेच्योर फॉलिकल है वो ओवा को रिलीज करने के बाद मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू अ स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल विल मॉडिफाइड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम बाय द हेल्प ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। ये सब आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक में। 81 इन मैमल्स दैट आर सीजनल ब्रीडर। अच्छा, सीजनल ब्रीडर जो पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, मेटिंग करते हैं। इन मैमल्स दैट आर सीजनल ब्रीडर्स फीमेल आर रिसेप्टिव ओनली वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन, दिस इज कॉल्ड ऑयस्ट्रस साइकिल। हम इसको ऑयस्ट्रस साइकिल या एन एस्ट्रस साइकिल लिखा हुआ है, तो बेसिकली हम इसको लिख देते हैं, हम इसको ऑयस्ट्रस साइकिल कंसिडर करते हैं, ठीक है। या इसको हम ये भी कहते हैं ब्रीडिंग साइकिल, या द फीमेल इज सेड टू बी इन हीट, एस्ट्रस साइकिल। अच्छा, 2 तरह के साइकिल है, ओवेरियन साइकिल, ऑयस्ट्रस साइकिल। ओवेरियन साइकिल ह्यूमन फीमेल में और ऑयस्ट्रस साइकिल अदर देन ह्यूमन मैमल्स की जो फीमेल है उनमें पाया जाता है। MCQ 82 द लाइनिंग और इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ठीक है, जो टेम्पररी डेवलप होती है एंड देन रिमूव हो जाएगी। 83 व्हाट इवेंट अकर्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन। बहुत ही सिंपल, जब भी प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्लाइन होता है तो प्रोजेस्टेरोन का काम था एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। एंडोमेट्रियम रिमूव होने लगता है और द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन विल इनिशिएट। सो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ मेंसेस, तो हम कहेंगे कि मेंसेस का इनिशिएशन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइन करने से और फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। 84 द डैश इज प्रोड्यूस मेनली बाय द कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी फॉलोइंग ओवुलेशन। अच्छा, ओवुलेशन होने के बाद अगर हम कहें कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरोन का, तो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ होगा द डैश इज प्रोड्यूस मेनली बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, तो आंसर होना चाहिए प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 85 द प्रोसेस बाय विच द डैश बिकम्स एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम। अच्छा, अब प्रोसेस जिसके जरिए जायगोट इम्प्लांट हो जाएगा एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इसमें जायगोट का ऑप्शन होना चाहिए था। इफ़ यू डोंट हैव जायगोट तो देख लेते हैं, मोरूला तो नहीं होगा। बेसिकली अगर हम इस स्टेज को कहेंगे तो ब्लास्टोसाइट, तो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा कि प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है।
तो मोरूला के बाद जो ब्लास्टूला स्टेज होती है जिसमें स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एम्बेडेड होगा और एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगा, तो उसके अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। दैट विल बी ऑप्शन सी। 85 के बाद वी हैव क्वेश्चन 86। द डैश कंट्रोल द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। तो रिलीज ऑफ मिल्क को कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यही बर्थ के प्रोसेस में भी हेल्पफुल है और रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। 87 एन एग 87 MCQs है। एन एग फर्टिलाइज्ड इन द लेबोरेटरी एंड देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस फॉर डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो अगर हम इस प्रोसेस को कहेंगे तो क्लोनिंग नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबीज नहीं है। अगर क्या कहा, इन एन एग फर्टिलाइजेशन, सिर्फ एग को फर्टिलाइज किया लेबोरेटरी में एंड देन इम्प्लांटेड इन द यूट्रस फॉर डेवलपमेंट, इसको इन वीवो बल्कि इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे, तो इन वीवो नहीं है। अच्छा, इसके लिहाज से क्लोनिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस नहीं। अच्छा, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्लोनिंग नहीं हो सकता, तो रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं। यस, टेस्ट ट्यूब बेबीज भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनिशियली जब फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है उसके बाद हम कंप्लीटली ये बच्चे टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं होते। अर्ली स्टेजेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का फेज बॉडी से बाहर हुआ और वो बेबीज बाद में इम्प्लांट बॉडी में होते हैं, तो हमको टेस्ट ट्यूब बेबीज ही कंसीडर करेंगे। तो 87 का बी होना चाहिए। अदरवाइज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ऑप्शन होता इन विट्रो या वाइट्रो, एक ही बात है, VITRO, तो वो भी ऑप्शन ठीक था। 88 द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्शन अप टू द बर्थ, यानी कि प्रेगनेंसी होने से लेके बर्थ के तक जो अमल, जो द पीरियड है, ड्यूरेशन, उसको क्या कहते हैं? उसको गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड कहा जाएगा, कंसेप्शन पीरियड भी कह सकते हैं। देन 89 अच्छा, कंसेप्शन गेस्टेशन पीरियड 270 डेज और 36 वीक्स और 9 मंथ्स का एक ड्यूरेशन है। 89 मेनोपॉज इन फीमेल कम्स एट द एज ऑफ, फीमेल की बॉडी में मेनोपॉज का प्रोसेस जो है ना 45 to 50 ईयर्स तक मेनोपॉज हो जाता है और फीमेल इस एज के बाद जो है ना दे आर अनएबल टू बी डिलीवर्ड द न्यू वंस, यानी वो स्टेराइल हो जाती हैं। MCQs 90 दिस हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स। अच्छा, ये हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से है और स्टिमुलेट क्या करता है, रिलीज ऑफ FSH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन GNH होता है, उसको गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, यानी आप इसको GNH कहते हैं, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो ये बेसिकली इस हार्मोन का जिक्र है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH की रिलीज को स्टिमुलेट करवाता है। FSH की रिलीज को भी स्टिमुलेट करवाता है और अगर LH हो तो बेसिकली गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन है जो FSH और LH दोनों को ही स्टिमुलेट करवाएगा, तो ये याद रखिएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कॉज्ड बाय ट्रैपोनेमा पैलिडम, ट्रैपोनेमा पैलिडम की वजह से होने वाली बीमारी है सेफिलिस। आपके पास पेपर में पूछा गया था कि नेसीरिया गोनोरिया की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो वो गोनोरिया है, ठीक है। जेनिटल हर्प्स इस टाइप ऑफ एसटीडीज कॉज्ड बाय हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस, तो यहाँ पे स्पोरोजोन नहीं है, बैक्टीरियम फंगस नहीं है, वायरस, ये वायरल एसटीडी है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल द डैश अकर्स, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा और अगला न्यू साइकिल जो है ना वो इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके 94 इट इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स अ डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस टू द प्लेसेंटा, एक ट्यूब है जो फीटस को मदर की बॉडी से अटैच करता है, मदर की बॉडी में मौजूद प्लेसेंटा से, तो आप उसको अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं, बिल्कुल। 95 गोनोरिया इज, अच्छा गोनोरिया इज बैक्टीरियल डिजीज और बैक्टीरिया का नाम नेसीरिया गोनोरिया, ये भी याद होना चाहिए। 96 इनफर्टिलिटी इज ओवरकम बाय अ टेक्निक नोन एज, इनफर्टिलिटी अगर नॉर्मल हालत में जैसे नॉर्मल मेटिंग के प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, जिसको इंटरनल या इन वीवो फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, अगर इनफर्टिलिटी को जिस टेक्निक से कवर किया जा रहा है, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लैब में करवाएंगे तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे और यही चीज़ इन टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक पे कहलाई जाती है। द टिश्यू अटैचिंग द एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, अच्छा वो टिश्यू जो एम्ब्रियो को यूट्रस की दीवार से अटैच करता है वो प्लेसेंटा ही है, ऑर्गन भी है और ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। देन वी हैव MCQs नंबर 97 के बाद 98
द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर आर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन. बर्थ हार्मोन ही कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑक्सीटोसिन के IV इंट्रावेनस इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ताकि बर्थ का प्रोसेस फैसिलिटेट हो सके. ड्यूरिंग अच्छा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एंटागोनिस्ट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है. वो मसल्स को रिलैक्स करता है यूट्रस के. ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है. ड्यूरिंग फीमेल फर्टाइल एयर्स ओनली अबाउट डैश oocytes डेवलप इनटू मैच्योर. तो फीमेल की बॉडी में 2 लाख oocytes में सिर्फ 450 ही मैच्योर हो पाते हैं पूरी लाइफ साइकिल में. एंड लास्ट, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. तो वो है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है. तो ये चैप्टर और मोस्टली सेकेंड ईयर के जितने भी MCQs हैं वो आपकी रीसेंट मेमोरी है. अभी आपने सेकेंड ईयर के लिए तैयारी की थी तो होपफुली आपको इसमें से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इवन दो इफ़ यू हैव सम कन्फ्यूजन और आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह